ख़वातीन के अंदर हमल ना ठहरने की वजूहात में से एक वजह पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, यानी PCOS। अब देखना ये है कि ये PCOS है क्या चीज़, ये सिंड्रोम, इसके अंदर क्या चीज़ें आ जाती हैं, और फिर हम इसके लिए इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं इसका, और इसको मैनेज कैसे करते हैं। तो ये एक बड़ी जो वजह है ख़वातीन के अंदर हमल के ना ठहरने की, ये जो PCOS है, पहले हम इसके अलामात को देखते हैं कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम अगर किसी को हो जाता है तो उसके अंदर क्या अलामात ख़वातीन को देखने को मिलती हैं। तो पहले नंबर पर इर्रेगुलर पीरियड्स हैं, यानी जो माहवारी है ख़वातीन को वो रेगुलर नहीं आती, उसमें या तो फ्रीक्वेंट होते हैं या फिर प्रोलॉन्ग्ड होते हैं, यानी लंबे अरसे तक रहते हैं। एक वजह ये हो गई। दूसरे नंबर पर अगर देखें तो एक्नी है, चेहरे के ऊपर जो है वो दाने हो जाते हैं, पिंपल्स हो जाते हैं। इसके अलावा हेयर ग्रोथ है, यानी बाल आने लगते हैं चेहरे के ऊपर, छाती के ऊपर और पीछे कमर पे या बैक के ऊपर। इसके अलावा इस PCOS के अंदर वेट गेन होने लगता है, वजन बढ़ता है। इनफर्टिलिटी, उसकी तो हमने शुरू में ही बात की है कि ये बच्चों के ना होने की तरफ ले जाती है। इसके अलावा मूड चेंजेस हैं। PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है तो उसके अंदर मूड चेंजेस आते हैं, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है। तो ये 5 से 7 जो हमने अलामात डिस्कस किए हैं कि PCOS की जो मरीज है, जो पेशेंट है, उसके अंदर जो सामने आती हैं। अब हम बात करते हैं कि कॉजेज क्या हैं, वजूहात क्या हैं जो इसकी वजह बनती हैं। पहले नंबर पर जो है वो है जेनेटिक्स, यानी फैमिलीज के अंदर जो है ये चलता आता है। ये जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है ये खानदान में चलता है, इनहेरिटेड है, विरासती है। दूसरे नंबर पर हार्मोनल इम्बैलेंस है, किसी तरह के हार्मोन्स के अंदर बैलेंस का ना रहना, तो वो भी PCOS की तरफ ले जाता है। ओबेसिटी है, मोटापा भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह बनता है। पांचवी जो अहम वजह है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी PCOS के मरीज के अंदर ना इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है। फिर यही जो PCOS का पेशेंट है वो रिस्क पर होता है टाइप 2 डायबिटीज, यानी शुगर के होने के। यहाँ पर एक और बात मैं बताऊं आपको कि जो PCOS है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ओवरीज के अंदर सिस्ट्स भी बन जाती हैं। पेल्विक एग्जामिनेशन के ऊपर भी हमें पता चलता है कि इसका जो डायग्नोसिस है वो कैसे बनता है। कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन तो इसके लिए है नहीं, तो हम करते क्या है कि पहले नंबर पे हम इसका फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखते हैं कि क्या चेहरे के ऊपर दाने हैं, एक्नी हो गई है, छाती के ऊपर बाल आ गए, मुंह के ऊपर, चेहरे के ऊपर बाल आ जाते हैं, बैक के ऊपर, कमर के ऊपर बाल आ जाते हैं, क्योंकि मेल जो एंड्रोजन्स हार्मोन्स हैं वो बढ़ जाते हैं, उनका इम्बैलेंस होता है। तो दूसरे नंबर पर हम मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री में ये होता है, एक तो वो खातून जो है वो बताती है कि मेरी वालदा को, जो फैमिली की खवातीन है उनके अंदर भी इस तरह का मसला है, तो फैमिली हिस्ट्री भी कंफर्म करनी होती है। और बाकी जो मेडिकल हिस्ट्री है उसके अंदर से पूछते हैं, जो हिस्ट्री लेनी होती है, कि आपको जो माहवारी है, जो मेंसेस हैं वो इरेगुलर हैं, वो ठीक से आते हैं या नहीं आते, या किसी बच्चे की पैदाइश हुई है या नहीं हुई, या कितने अरसे से इनफर्टिलिटी का शिकार हैं आप। फिर तीसरे नंबर पर वही पेल्विक एग्जाम है। पेल्विक एग्जामिनेशन पे हम वो ओवेरियन सिस्ट्स वगैरह जो हैं वो देखते हैं कि वो जो पानी की थैलियां हैं अंडे दानी के अंदर जो होती हैं वो हैं या नहीं है। इसके अलावा हम हार्मोनल टेस्ट भी करते हैं। हार्मोनल टेस्ट जो है उनके अंदर हम मेल एंड्रोजन्स को देखते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस को चेक करते हैं। इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है वो है, या जो एंड्रोजन्स हैं वो उनका जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो है या नहीं, वो बैलेंस में है या इम्बैलेंस है। और मैनेजमेंट के अंदर जो अहम चीज है ना वो है लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल को सेट करना है, जो जो चीजें आपके अंदर मसला कर रही हैं उसको फिर हमने स्टेप वाइज जो है तरतीब के साथ उन्हें बेहतर करना है। अब इसकी मैनेजमेंट के अंदर जो पांचवी चीज है वो स्लीप एंड रिलैक्सेशन है। जो नींद है ना वो 7 से 8 घंटे सोना, वो हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, वो स्ट्रेस को कम करता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि अगर उनके अंदर इस तरह के कोई मसाइल हैं तो वो इस वीडियो से मुस्तफीद हों और उनकी जिंदगी बेहतर हो। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।